हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की हिंदी बुक की चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा है जीत जीत मैं निरखत हूँ। ये एक प्रकार की साक्षात्कार है, यानी कि इंटरव्यू है। इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर में लेखक का इंटरव्यू लिया गया था, साक्षात्कार लिया गया था उनकी शिष्या के द्वारा, और क्या होता है पूरी स्टोरी को समझेंगे हम लोग। इसमें लेखक परिचय, मानिए तो पूरी चैप्टर लेखक परिचय ही है, लेखक के बारे में ही पूरी स्टोरी बताई गई है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, चैप्टर पे आते हैं और सीधे स्टोरी को समझेंगे हम लोग। बिल्कुल। चलिए आपको बता दें कि इस चैप्टर में क्या है। इस चैप्टर का नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ। इस चैप्टर में क्या होता है हम लोग समझते हैं। जीत जीत मैं निरखत हूँ एक प्रकार की क्या है तो साक्षात्कार है। क्या है तो साक्षात्कार है, यानी कि इंटरव्यू है, और ये लेखक पंडित बिरजू महाराज का इंटरव्यू लिया गया था इसमें। चलिए सब किससे लिया गया था, कब लिया गया था, ये सारी बात को हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बता दें, ये बताया गया है कि बिरजू महाराज के बारे में, कि बिरजू महाराज जो थे हमारे लेखक बिरजू महाराज के बारे में बताया गया है। ये अपनी स्टोरी को लिखते हैं इसमें कि इनकी साक्षात्कार कैसे हुई थी, किसके द्वारा हुई थी, और पूरी बात को लिखते हैं और उसी को एक स्टोरी बनाया गया है। इसमें लिखा गया है जीत जीत मैं निरखत हूँ। चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था, जफरीन अस्पताल में। कब हुआ था तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। किनका जन्म, तो डॉक्टर बिरजू महाराज का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था कहाँ पे, तो जफरीन अस्पताल में। कहाँ पे, लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था। कब, तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी को, शुक्रवार के दिन हुआ था। शुक्रवार के दिन हुआ था, ये शुक्रवार का दिन था। ठीक बसंत पंचमी से एक दिन पहले इनका जन्म होता है। कितने बजे, तो 8 बजे बताया गया है। बसंत पंचमी के एक दिन पहले इनका जन्म होता है। वे क्या होता है कि इनके घर पे 3 बहनें होती हैं, और 3 बहनों के बाद ये आखिरी में एक भाई होते हैं जो कि छोटा होता है, आखिरी संतान होते हैं अपने घर के। चलिए उसके बाद देखिए, हाँ आखिरी संतान थे। उसके बाद बताया क्या गया है कि बिरजू महाराज की शादी 18 वर्ष की उम्र में होती है। क्या होता है कि बिरजू महाराज की शादी कब हो जाती है, तो 18 वर्ष की उम्र में हो जाती है। ये हम अपना तरीका से लेखक परिचय आपको बता दिए। चलिए अब हम स्टोरी बताते हैं। स्टोरी में भी ये यही बात को बताते हैं, पंडित बिरजू महाराज अपने स्टोरी में भी यही बात को बताते हैं। ये मतलब कि अपने खानदान की कैमी पीढ़ी में जन्म लेते हैं, कहाँ पे जन्म होता है, ये सारी बात को बताते हैं। उनके जीवन में किस प्रकार की घटनाएं घटती है, उन सारी बात को ये बताते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू कहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए इंटरव्यू होता है यहाँ से स्टार्ट, तो हम लोग इंटरव्यू को समझेंगे। यहाँ से होता है इंटरव्यू स्टार्ट, कि इनकी शिष्या जो रश्मि वाजपेयी होती है, रश्मि वाजपेयी जो होती है इनकी शिष्या, ये इनसे सवाल करती है। तो क्या करती है सवाल, कि अपने बारे में कुछ बताइए। पंडित बिरजू महाराज को ये बोलते हैं कि अपने बारे में कुछ बताइए, ऐसा करके सवाल। जैसे कि 2 लोग एक साथ बैठे हुए थे, ये सामने वाली कुर्सी पे वो होते हैं, और इधर वाली कुर्सी में ये बिरजू महाराज बैठे हुए थे, और सामने वाली कुर्सी पे कौन बैठी हुई थी, तो इंटरव्यूअर यानी कि रश्मि वाजपेयी बैठी हुई थी, और सामने से सवाल करती है कि अपने बारे में कुछ बताइए। किससे, तो पंडित बिरजू महाराज से। पंडित बिरजू महाराज क्या बताते हैं, चलिए देखते हैं। जो बात हम आपको बताए थे वही सारी बात को ये बताते हैं। क्या होता है देखिए, कि ये बताते हैं कि मेरा जन्म शुक्रवार के दिन होता है। कहाँ पे, तो लखनऊ के जफरीन अस्पताल में होता है, जो कि बसंत पंचमी से एक दिन पहले होता है। कहाँ पे बताए थे अपना जन्म, कि लखनऊ के जफरीन अस्पताल में मेरा जन्म होता है, और शुक्रवार के दिन 8 बजे मेरा जन्म होता है, जो कि बसंत पंचमी से एक दिन पहले होता है। कब होता है, तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी को मेरा जन्म होता है। कहाँ पे, तो लखनऊ में होता है। इतना बात बताते हैं। और बताते हैं क्या कि मेरी जो शादी हो जाती है 18 वर्ष की उम्र में हो जाती है, और ये शादी से नाखुश होते हैं, वो शादी को बेवकूफ़ी मानते हैं, ऐसा करके कुछ बताया गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या हुआ है, एक घटना को समझेंगे। अब देखिए कि ये बताए थे क्या कि मेरी 3 बहनें थी, ठीक है, कि 3 बहनें में सबसे छोटी जो बहन थी, 3 बहनों में सबसे जो छोटी बहनें थी, वो इनसे बिरजू महाराज से 8 साल बड़ी थी, यानी कि बिरजू महाराज सबसे छोटे थे। तो इनकी जो छोटी बहनें थी वो क्या था, बिरजू महाराज से 8 साल बड़ी थी। जो छोटी बहन थी वो क्या थी, 8 साल बड़ी थी, और इनकी जो बड़ी बहन थी, जो सबसे बड़ी बहन थी, वो क्या थी, तो इनसे 15 साल की बड़ी थी। कहाँ, 15 साल की बड़ी थी। ये इनकी वो जो बहन सब थी वो कहाँ पे रहती थी, तो रामपुर में ही रहती थी, और ये लोग कहाँ पे रहते थे, तो ये लखनऊ में रहते थे। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि और बताते हैं अपने बारे में। क्या बताते हैं कि कथक और बिरजू महाराज, ये अपने बारे में बताते हैं। कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के क्या थे, तो पर्यायवाची थे।
इस नाम इससे वो फेमस थे। कथक कहो तो चाहे ये बिरजू महाराज कहो तो एक दूसरे के ये लोग पर्यायवाची थे, सेम ही थे। चलिए अब आगे क्या बताया गया है कि लखनऊ घराने के वंशज में 7वीं पीढ़ी में इनका जन्म होता है। इनका जन्म और बताते हैं ये कि हमारा जन्म मतलब इस तरीके से वो बताते हैं कि इनका जन्म कब होता है कि 7वीं पीढ़ी में इनका जन्म होता है लखनऊ घराने में। किस घराने में इनका जन्म होता है? तो लखनऊ घराने में जन्म होता है। आपसे पूछा जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस घराने में होता है, तो क्या बताओगे? तो लखनऊ घराने में इनका जन्म होता है। कईवीं पीढ़ी में जन्म होता है? तो 7वीं पीढ़ी में इनका जन्म होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे की बात को समझेंगे। क्या बताया गया है कि ये कैसे प्रवृत्ति के व्यक्ति थे? तो ये सौम्य, हंसमुख, मिलनसार व्यक्ति थे। ये कैसे व्यक्ति थे? तो हंसमुख टाइप के, हमेशा मतलब कि हंसते बोलते रहते थे, और ये जो हमेशा हंसते बोलते रहता है उसको हम लोग हंसमुख कहते हैं। तो ये हंसमुख टाइप के लोग थे। अब देखिए कि अचानक इनके चेहरे पे क्या हो जाता था? तो शून्य छा जाता था, यानी कि हंसते हंसते एकाएक क्या होता था, जैसे कि चेहरा मायूस छा जाता था, चेहरे पे उदासी छा जाती थी। ऐसा इनका मतलब कि चेहरा होता था कि एकाएक इनके चेहरे पे उदासी छा जाती, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा इनको ऐसा होता था। अब देखिए क्या बताया गया है, आगे देखेंगे हम लोग कि बताया गया है कि शरीर की आकार, इनकी शरीर की आकार के बारे में बताया गया है कि इनके आकार कैसा था? तो दोहरा बदन था। शरीर का आकार कैसा था? तो दोहरा बदन था, मझला कद था इनका, चेचक के हल्के दाग थे, और बड़ी बड़ी आंखों वाला ढीला ढाला व्यक्ति था। ये एक ऐसा व्यक्ति थे तो ढीला ढाला शरीर, और डांसर थे तो वो लचीला बॉडी तो इनका होगा ही, तो उसी को बताया गया है कि ढीला ढाला इनकी बॉडी थी। कैसा? तो दोहरा बदन, मझला कद के थे, ना ज़्यादा लंबे थे और ना ज़्यादा छोटे थे। आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से कवि, ठीक है, कौन से कवि ढीला ढाला शरीर वाले थे? क्या बताओगे? तो पंडित बिरजू महाराज। चलिए आगे देखेंगे, निम्न में से किस लेखक के चेहरे पे चेचक के हल्के दाग हैं? तो क्या बताओगे? कि पंडित बिरजू महाराज, इनके चेहरे पे हल्के हल्के चेचक के दाग थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि इनको कौन से वाद्य यंत्र बजाने आता था? तो गिटार, सितार, ढोलक, तबला, हारमोनियम, ये सारी जो है इनको ये सब ये वाद्य यंत्र हैं जो कि इनको बजाने आता था। गिटार क्या क्या बताया गया? गिटार, सितार, ढोलक, तबला, हारमोनियम, ये सारा क्या है? तो इनकी ये वाद्य यंत्र इनको बजाने आता था। अब देखिए महाराज के साक्षात्कार रसीम वाजपेयी ने लिया था। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि इनका साक्षात्कार यानी कि इनका इंटरव्यू किसके द्वारा लिया गया था? इन्हीं की शिष्या थी। आगे हम कहानी में बताएंगे कि इन्हीं की शिष्या थी, इन्हीं को ये डांस सिखाते थे, इन्हीं के द्वारा ना इनका इंटरव्यू हुआ था रसीम वाजपेयी के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग देखेंगे चलिए क्या बताया है कि बिरजू महाराज के साथ चाचा शंभू और पिताजी दोनों नाचे थे। एक बार प्रोग्राम हो रहा था, ठीक है, उस प्रोग्राम में क्या हुआ था? तो बिरजू महाराज तो नाचे ही थे, उनके पिता भी किसके साथ? पंडित बिरजू महाराज के साथ उनके पिता और उनके चाचा शंभू नाचे थे। अब क्या होता है बताते हैं आप लोगों को कि ये प्रोग्राम में ना काफ़ी मतलब कि इनको ना मतलब कि सम्मानित किया गया था, ढेर सारा मेडल पहनाया गया था, बहुत सारे चयन क्या क्या मिले थे इनको, बहुत चीज़ों से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि पंडित बिरजू महाराज के सबसे पहले हम पिता के बारे में जानते हैं। तो इनके पिता काफ़ी बड़े प्रसिद्ध नर्तक थे, मतलब कि काफ़ी प्रसिद्ध नर्तक थे इनके पिताजी, डांसर थे, और वो भी क्या थे? तो कथक डांस करते थे, और इनके चाचा भी, यानी कि इनका पेशा ही वही था डांस का। तो ये जो है कि इनके पिता ही इनके गुरु थे, और इनकी माता थी इनकी जज थी, गुरुवाइन जिसको कहेंगे हम लोग, कि इनकी गुरुवाइन कौन थी? तो इनकी माता थी। इसके गुरु कौन थे? तो इनके पिताजी। किसके? तो पंडित महाराज के द्वारा, बिरजू महाराज के। तो इनके पंडित बिरजू महाराज के अगर गुरु की बात की जाए तो इनके पिता थे, और गुरुवाइन की बात की जाए यानी जज की बात की जाए तो इनकी माता थी, और इनके चाचा भी इसको सिखाते उखाते थे। अब क्या होता है आपको बताते हैं कि अब क्या होता है कि इनके पिताजी ना नवाब साहब के यहाँ नाचा करते थे। इनके पिताजी क्या करते थे? नवाब साहब के यहाँ नाचने का काम करते थे, और इनको ना वहाँ मतलब कि इनकी उम्र बहुत हो गई थी, और वो वहाँ पर से ना काम छोड़ना चाहते थे, नाचना नहीं चाहते थे, वहाँ से हटना चाहते थे। तो ये हनुमान जी को प्रसादी माने थे कि हम ना आपको ना वो प्रसाद चढ़ाएंगे, ऐसा करके कुछ मांगे थे हनुमान जी से कि मेरे काम छूट जाए वहाँ से, तो हम ना आपको प्रसाद चढ़ाएंगे, ऐसा करके हुआ था। अब देखिए हम लोग आते हैं सीधे, क्या हुआ था कि उस टाइम जो मतलब कि कार्यक्रम हुआ था, इसमें चाचा, भतीजा और इनके पिता यानी कि बिरजू महाराज, इनके पिताजी और इनके चाचा साथ में नाचे थे। तो काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे, और मतलब कि काफ़ी अच्छी इनकी डांस थी, इनकी नृत्य काफ़ी अच्छी थी। इसको देखते हुए ना इनके चाचा कहते हैं कि बड़े मियाँ, मतलब कि पापा तो आपके बहुत अच्छे डांस करते ही हैं, लेकिन बेटा जो बिरजू महाराज था वो भी काफ़ी अच्छा डांस करता था। तो इसको देखते हुए चाचा क्या बोलते हैं कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह,
ऐसा करके कौन बोलते हैं? तो चाचा बोलते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, ऐसा करके कौन सवाल करता है, ऐसा करके कौन बोलते हैं? ये स्टेटमेंट किनका है? तो क्या बताएंगे हम लोग? तो बिरजू महाराज के चाचा का स्टेटमेंट है ये। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे कि 8 वर्ष की उम्र में पहली बार इनको ना पुरस्कार मिला था। इसी नृत्य में इनको पुरस्कार मिला था 8 वर्ष की उम्र में, मेडल मिला था, चैन मिला था, क्या क्या इनको मिला था। अब बात करते हैं बिरजू महाराज के खाने की, तो ये ना ऑमलेट को नहीं खाते थे। ये खाते क्या थे? तो ऑमलेट को ये नहीं खाना पसंद करते थे। इनको ना मूंग की दाल काफ़ी पसंद थी। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से किस लेखक को मूंग के दाल खाने पसंद थे? तो क्या बताओगे? तो पंडित बिरजू महाराज को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि बिरजू महाराज और इनके मित्र के बारे में, कि पंडित बिरजू महाराज और इनके मित्र जो थे ये इनके पिता के शिष्य थे। ये अपने पिता से ही सीखते थे ना। इनके मतलब कि इनके प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो इनके पिता ही थे। इनके पिता ना इसी को डांस सिखाए थे, कथक वाले। उसके बाद अल्पित कुछ करके इनका नाम था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि बिरजू महाराज और उसके मित्र यानी कि शिष्य हुआ करते थे किसके? तो पंडित बिरजू महाराज के पिता के, यानी कि वो दोनों के शिष्य कौन थे? तो पंडित बिरजू महाराज के पिताजी ये दोनों के शिष्य थे। अब देखिए क्या बताया गया है कि दिग थई, हाँ ये स्टेटमेंट को देखिए कि दिग थे, ये क्या लिखा हुआ है कि दिग थे तथई, ठीक है, दिग ते थई नहीं होता है ताता थैया वाला, वैसा ही कुछ करके एक ही बार में मतलब कि ये याद कर लेते थे। जब इनके पिता चाचा इनको जब एक बार बताते थे तो एक ही बार में ये सब बात को याद कर लेते थे और एक ही बार में ये एक्शन करना ऐसा प्रारंभ कर देते, शुरू कर देते थे, ठीक है। तालीम यानी कि इनके पिताजी यानी गुरु जो थे ये किससे सीखे थे? तो गुरु जी से सीखे थे। अब देखिए क्या बताया, गांडा बांधा था। और जब देखिए जो गुरु होता है ना वो मतलब कि ना डांस नृत्य सीखने के बाद एक नियम होता है, गांडा बांधने का नियम होता है। तो गांडा बांधने का नियम होता है जो कमर में बांधा जाता है, कुछ धागा करके होता है, कुछ जैसे कि हम लोग गमछा को नहीं बांधते हैं उसी प्रकार से कुछ गांडा बांधने का नियम होता है कि जो गुरु होता है ना वही अपने शिष्य को, जब शिष्य मतलब कुछ लायक हो जाता है, कुछ सीख जाता है तो उसको ना गांडा बांधा जाता है। तो गुरु को ना गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ दिया जाता है। तो फर्स्ट टाइम ना 2 प्रोग्राम करके 500 रुपये इकट्ठा करके और बिरजू महाराज अपने पिताजी को देते हैं। कितने पैसे? तो 500 रुपये अपने पिताजी को देते हैं। कितने रुपए? 500 रुपये गांडा बांधने के लिए। किस चीज़ के लिए? तो गांडा जब बांधे थे उसके लिए दक्षिणा के रूप में, गुरु दक्षिणा के रूप में कितने रुपए दिए थे? तो 500 रुपये अपने पिताजी को देते हैं। किस चीज़ के लिए? क्योंकि गुरु के नाते वो गांडा बांधे थे अपने पिता को, तो दक्षिणा के रूप में 500 रुपये कौन दिए थे? तो पंडित बिरजू महाराज। किसको? तो अपने पिता को, जो उनके गुरु थे। अब देखिए क्या होता है कि वो 500 रुपये तो 2 प्रोग्राम करके लाए थे तो वो दिए थे अपने पिता को। अब देखिए क्या होता है, अब हम लोग आगे देखेंगे 2 प्रोग्राम करके कमाया था, ठीक है। उसके बाद देखिए कि बाबूजी अपना सुख दुख, हाँ इनके पिता ऐसे प्रवृत्ति के थे कि ये अपना दुख न किसी से नहीं बताते थे। ये ऐसे प्रवृत्ति के थे कि इनके पास किसी प्रकार की समस्या हो जाए लेकिन अपना समस्या किसी से नहीं बताते थे। अब देखिए कि 9 साल नहीं होना चाहिए, 9 वर्ष नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 9.5 वर्ष होना चाहिए। 9.5 वर्ष की उम्र में क्या होता है तो इनके पिताजी की देहांत हो जाती है, यानी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए कोई 9.5 साल का बच्चा है, उनके पिता की मृत्यु हो जाए, बताइए उस पर कितना बड़ा संकट आ जाएगा। अब देखिए उस टाइम जिस टाइम मृत्यु हुई थी इनके पिता का, आखिरी प्रोग्राम जो किए थे नैनीपुरी में किए थे। कहाँ पे? तो नैनीपुरी में। जब इनकी मृत्यु हो जाती है उस समय कितने वर्ष के होते हैं? तो 9.5 वर्ष के। मृत्यु होने से एक जो प्रोग्राम था, लास्ट प्रोग्राम अपने पिता के साथ कहाँ पे किए थे? तो नैनीपुरी में ये किए थे, मैनीपुरी में। कहाँ पे? तो मैनीपुरी में किए थे। अब देखिए जिस टाइम इनके पिता जब मरे थे उनकी उम्र क्या थी? तो 54 वर्ष थी और आखिरी प्रोग्राम कहाँ पे किए थे? तो मैनीपुरी में किए थे। अब बताते हैं उस टाइम जब इस टाइम इनके पिताजी मर गए थे इनकी उम्र क्या थी? तो 9.5 वर्ष थी। अब देखिए बताइए कोई छोटा सा लड़का है, 9.5 वर्ष का लड़का है, उनके पिता के मरने के बाद उनको कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा बताइए। अब देखिए पूरी बात को ये बताए हैं, पूरी स्टोरी को हम समझाते हैं आपको। काफ़ी अच्छी स्टोरी है ये इनकी। अब देखिए कि जब इनके पिता मर गए थे तो इनके पास ना 10 कर्म जो होता है हमारे समाज में, 10वां 13वां जो होता है, ये कर्म करने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। इनके पास इतने पैसे नहीं थे जो कि अपने पिता का 10वां कर सके, 13वां कर सके, इनके पास पैसे नहीं था।
तो उस स्थिति में जिस बच्चे का बाप मर गया हो, वो बच्चा उस स्थिति में वो अपना साटा कहेंगे हम लोग, प्रोग्राम या साटा कहेंगे, उस समय उस स्थिति में वो साटा करने गया, प्रोग्राम करने गया, वहाँ पे नाचा, तब 2 को प्रोग्राम करके 2 को 3 को प्रोग्राम करके 2 को प्रोग्राम बताया गया कि 2 को प्रोग्राम करके 500 रुपये लाता है। अब 500 रुपये ला के, उस समय 500 का काफ़ी महत्व था, 500 रुपये कमा के लाता है और उसी पैसे से क्या करते हैं, तो अपने पिता का 10वां और 13वां करते हैं। बताइए, जिसके पिता की मृत्यु हो जाए, वो बच्चा अगर कहीं प्रोग्राम करने जाता है, उसको तो सिर्फ घर से चलने लायक नहीं होता है वो, उस स्थिति में उसको ना वहाँ पे जाके प्रोग्राम करना पड़ा अपने पिता की 10वां और 13वां करने के लिए। इन सारी बात को वो इंटरव्यू के जरिए बताते हैं। अब देखिए क्या होता है कि ये 13वां और 10वां करते हैं, उसके बाद देखिए कि आर्य नगर में ये 25-25 रुपया में उसके बाद ना ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति इनकी नर्वस हो जाती है, काफ़ी दिक्कत होने लगता है। इसके चाचा जी अलग होते हैं शुरू से ही, इनकी दादी भी अलग होती है। पंडित बिरजू महाराज इनकी माता और इनके पिताजी ही साथ होते हैं, जिसमें कि पिताजी मर जाते हैं, आर्थिक स्थिति काफ़ी गड़बड़ हो जाती है। और देखिए ये क्या करते हैं, तो 25-25 रुपया में ना ट्यूशन पढ़ाने का काम करते हैं। और क्या होता है कि इनका ना एक स्टूडेंट होता है सीताराम बागला, इसको ना डांस ही सिखाते हैं। किसको? सीताराम बागला को ये डांस सिखाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि संगीत भारती में ना ये काम करने जाते हैं। जैसे कि वो वहाँ पे डांस सिखाने का काम करने जाते हैं। कौन? तो संगीत भारती में कौन जाते हैं? तो पंडित बिरजू महाराज जाते हैं। वहाँ के जो हेड होते हैं कौन होते हैं? तो गुप्ता जी होते हैं। वहाँ पे ना ये 14 वर्ष की उम्र में क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। उसके बाद 1 साल में काम छोड़ देते हैं, वहाँ पे छोड़ देते हैं। इनको प्रेशर, कुछ ना कुछ ज़्यादा प्रेशर आने लगता है, ऐसा बताते हैं कि कुछ प्रेशर आता है, इसकी वजह से वहाँ पे इसमें अपना काम छोड़ देते हैं। ठीक है, चाचा से कंपटीशन होने लगता है इनका। ये खुद का अपना डांस सिखाने का स्टार्ट कर देते हैं। इनके चाचा से इनके चाचा भी काफ़ी प्रसिद्ध मतलब कि नर्तक होते हैं। उनके पास भी ना भीड़ लगता था बच्चे सबका डांस सीखने का, और ये भी अपना क्लास खोल लेते हैं, डांस क्लास। और इनके यहाँ भी क्या होता है, तो इनके यहाँ नए बच्चे जब सोचे कि 14 वर्ष की उम्र में, 15 वर्ष की उम्र में कौन आप पे ट्रस्ट करके आपसे डांस सीखने आएगा? आपसे कोई आएगा डांस सीखने? आपकी 14 साल की उम्र है, वो काफ़ी प्रसिद्ध और बहुत फेमस और बड़े मतलब कि लोग हैं, तो उनके पास ना जाएगा। इनके चाचा की उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, तो इनके पास ज़्यादा तजुर्बा होगा ना। ये नए बच्चे थे, इनके पास क्या तजुर्बा होगा पंडित बिरजू महाराज के पास? तो लोग तजुर्बा वाले लोगों के पास पहले जाना पसंद करते हैं। लेकिन पंडित बिरजू महाराज के पास टैलेंट तो था ही, तो ये क्या किए कि जो इनकी रसीम बाजपेयी थी, ठीक है, चाहे सीताराम बागला था, तो वही बच्चे को क्या किए कि बेहतर ढंग से, मतलब कि एक ही लड़की इस पर ट्रस्ट की थी, सीताराम क्या था, सॉरी ये लड़की क्या नाम था लड़की का, रसीम बाजपेयी, जो इंटरव्यू लेती है, काफ़ी इस पर ट्रस्ट किए थे और ट्रस्ट करके ये सीखने आती थी। तो इन्हीं को न पंडित बिरजू महाराज काफ़ी अच्छे ढंग से सिखाए और मतलब कि बेहतर ढंग से सिखाए उसको। एक बार क्या होता है कि कलकत्ता ऑडिशन में, ठीक है, कलकत्ता ऑडिशन की बात किया गया है। कलकत्ता ऑडिशन में बहुत प्रसिद्ध हुए थे ये। कलकत्ता ऑडिशन चल रहा था, वहाँ पे पंडित बिरजू महाराज भी भाग लेते हैं और वहाँ पे इनका प्रोग्राम होता है। ये प्रोग्राम में काफ़ी अच्छा नृत्य करते हैं और काफ़ी फेमस हो जाते हैं। वहाँ पे लोग काफ़ी लुभाता है इनकी नृत्य को देख के। वहाँ के लोग काफ़ी मतलब कि तारीफ़ करते हैं इनका, और समाचार पत्र से लेके मीडिया जो भी होता है काफ़ी प्रशंसा करते हैं इनकी। किसकी? तो पंडित बिरजू महाराज की काफ़ी प्रशंसा करते हैं। इतना होने के बाद प्रशंसा करने के बाद क्या होता है कि ये काफ़ी प्रसिद्ध हो जाते हैं, पूरे क्षेत्र में जाने जाते हैं, समाचार पत्र में हर जगह इन्हीं की तस्वीर होती है, काफ़ी प्रसिद्ध हो जाते हैं ये कि पंडित बिरजू महाराज एक लड़का है, काफ़ी मतलब कि अच्छा डांस करता है, काफ़ी प्रसिद्ध हो गए। इनको बहुत चीज़ों से सम्मानित किया गया था। अब देखिए उस समय क्या होता है कि इनकी उम्र बताते हैं कि 27 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 27 वर्ष की उम्र में नाटक अकादमी, ठीक है, नाटक अकादमी अवार्ड इनको मिलता है। किस? इनको 27 वर्ष, ये बात को याद रखें कि इनको 27 वर्ष की उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिलता है इनको। संगीत नाटक अकादमी इनको अवार्ड मिलता है। इनको कितनी उम्र में? तो 27 वर्ष की उम्र में। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कितनी वर्ष की उम्र में पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिलता है? तो क्या बताएंगे? तो 27 वर्ष की उम्र में। फिर बताते हैं इनकी शादी के बारे में कि शादी इनकी 18 वर्ष में हो गई थी, जो कि ये क्या बताए थे, तो सही नहीं था। इनकी शादी क्या थी, तो इनको बिल्कुल सही नहीं लगता था। और क्या बताएं कि इनको बिल्कुल सही नहीं लगता था। अब देखिए आगे बताया गया है, आगे देखिए अशोक बाजपेयी फिर से अगला सवाल दागती है। उतना होने के बाद क्या पूछती है कि अपने शागिर्दों के बारे में बताइए। आपको हम बता दें कि शागिर्द का मतलब क्या होता है। ये जो शागिर्द होता है इसका मतलब क्या होता है कि आपके वो शिष्य, ठीक है, जो कि काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस करता है, आपकी बातें को मानता है, आपके लिए प्रिय हो, वैसे स्टूडेंट्स को शागिर्द कहा जाता है।
तो इनकी शागिर्द जो थी, ठीक है, ये बताते हैं कि मेरी शागिर्द तो तुम भी हो। ये अपनी शागिर्द के बारे में बोलते हैं कि मेरी शागिर्द तो तुम भी हो, यानी कि रश्मि बाजपेयी के बारे में बताते हैं कि जो शुरू में साथ देता है वही हमारा क्या होता है, शागिर्द होता है, जो हमारे ऊपर अटूट विश्वास रखे। गुरु के प्रति अटूट विश्वास रखना शागिर्द होता है, शागिर्द कहलाता है। अब देखिए शागिर्द के बारे में बताया गया था, सासवंती के बारे में, किसी के बारे में, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज के शागिर्द थे, कौन थे, तो सासवती थी। कौन थी, सासवती थी। उसके बाद विदेशी शागिर्द के बारे में बताया गया है, तो वैरोनी, किसके बारे में बताया गया है, तो वैरोनिक एक लड़की थी जो कि विदेशी इनकी शागिर्द थी, वैरोनिक। और इंडियन के बात किया तो क्या है, तो सासवती थी। चलिए गुरुवाइन के बारे में आपको बताए थे हम कि गुरुवाइन इनकी कौन थी, तो इनकी माता थी। अब देखिए फिर से सवाल करती है, अगला सवाल फिर से करती है कौन, तो रश्मि बाजपेयी अगला सवाल करती है, किससे, तो पंडित बिरजू महाराज से। चलिए क्या होता है सवाल कि पंडित बिरजू महाराज जी आप बताइए कि बचपन में या फिर मंच पे कोई ऐसी घटना हुई है जो घटना आपको अभी भी याद आते हैं। तो ये बताते हैं कि हाँ, क्या बताते हैं कि अब नाचे तो हम बहुत ज़्यादा, ये बताते हैं कि नाचे तो हम बहुत ज़्यादा हैं, प्रोग्राम तो हम बहुत ज़्यादा किए हैं, इतना किए हैं कि इसकी गिनती करना मुश्किल है, ठीक है, ऐसा बताते हैं। अब बताते हैं कि रामपुर के नवाब के महल में भी नाचे थे। कहाँ कहाँ नाचे थे, ये सारी बात को बताते हैं कि हम तो रामपुर के नवाब के महल में भी नाचे हैं, उसके बाद नेपाल महाराज के यहाँ भी नाचे हैं, ये अपनी बात को बताते हैं। और ये जो कहानी थी, ठीक है, यहीं पे संपन्न होती है, ठीक है। ये अपनी कहानी के बारे में बताते हैं कि हम तो बहुत जगह नाचे हैं, बहुत जगह प्रोग्राम किए हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ तक बताएं, कितनी गिनती भी नहीं है, ठीक है, ऐसा करके बताते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आपको इस वीडियो में इतना ही बताएंगे। हम लोग आगे अगली वीडियो में बात करेंगे। ये हमारा पूरी स्टोरी था, यही पंडित बिरजू महाराज की स्टोरी थी, इंटरव्यू यही था इनका। अब हम लोग आगे अगली वीडियो में बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, जो कि इससे अगली वाली वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सबसे पहले आप बनाने का प्रयास करें। हमारे आंसर बताने से पहले आप आंसर बताने का काम करें, ताकि कि आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होगी और एग्जाम का अच्छा अनुभव होगा, ताकि कि आने वाले समय में आप क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से डील कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।